रिकॉर्डिंग ले लेना, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर ले। ठीक है मैम। मैम कल क्लास कितने बजे लोगे? सेम टाइम। बाकी आज अभी एक बार डिस्कस करना है मैम से, फिर जो भी रिपोर्टिंग होगी वो आपको बता दी जाएगी, ग्रुप में मैम फिर मैसेज आप आ ऐसा जाएगा। करना कि 7 बजे से बाद करना। हम्म। 7 बजे से बाद की क्लास करना। मॉर्निंग। इवनिंग इवनिंग। इवनिंग तो अभी है नहीं कोई बैच, देखते हैं बाकी। ठीक है। हाँ मैम, वैसे मेरी बात हुई थी तो वो कहते थे इवनिंग ही करेंगे, 7 बजे से बाद। ठीक ठीक, ओके। ठीक है मैम। ओके ओके। जी, सॉरी मैम। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, आज का हमारा कंसेप्ट है कोस्ट कंसेप्ट। तो कोस्ट कंसेप्ट क्या है? इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग द कोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग रन। इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स यूज होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में सारे जो मटेरियल है सब क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसमें सारी चीजें क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कोस्ट के केस में क्या है? कोस्ट भी हम दो तरह से एनालाइज करेंगे, एक शॉर्ट टर्म कोस्ट और एक लॉन्ग टर्म कोस्ट। तो टाइप ऑफ कोस्ट क्या है? फिक्स्ड कोस्ट तो वेरिएबल कोस्ट ही है। तो उसके आगे सब पार्ट्स हैं कि टोटल फिक्स्ड कोस्ट, टोटल वेरिएबल कोस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट, टोटल कोस्ट, एवरेज टोटल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट। तो सबसे पहले आ गई फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट क्या है? वो कोस्ट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा होता है ना कि प्रोडक्शन के बढ़ते बढ़ते कोस्ट आनी कम हो जाती है, लेकिन फिक्स्ड कोस्ट हमेशा रिमेन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है, जो शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं हम। अगर हमने 5% डिवेंचर शेयर 5% प्रेफरेंस शेयर दिए तो वो हमें उस पर 5% ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट में भी टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जिसमें सारी की सारी हर तरह की कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। एवरेज भी इसमें इंक्लूडेड है। और एवरेज में क्या है? एवरेज में सिर्फ एक पर यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अगर टोटल सारी कॉस्ट सभी यूनिट्स की मिला के कॉस्ट निकालेंगे तो फिक्स्ड टोटल कॉस्ट। देन वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करती रहती है, कभी कम या कभी ज्यादा होती रहती है, ठीक है। ये आउटपुट पे डिपेंड होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल और एवरेज। टोटल में हर हर इनपुट से रिलेटेड जितनी भी टोटल लगी है हमारी एवरेज कॉस्ट वो होगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? एक एक यूनिट पे जितनी कॉस्ट लगी है वो एवरेज कॉस्ट होगी। देन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ जब टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बताया था एक एडिशनल कॉस्ट, जब भी किसी प्रोडक्ट पे कुछ एडिशनली अकर करते हैं, कॉस्ट आती है तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, ठीक है। टोटल कॉस्ट पे भी निकल सकती है, टोटल एवरेज कॉस्ट पे भी निकल सकती है। ये शो किया हुआ है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिक्स कॉस्ट कभी जीरो से शुरू नहीं होगी क्योंकि कुछ फिक्स्ड है, तो ये फिक्स कॉस्ट की होगी। वेरिएबल जो है वो जीरो से शुरू होती है, तो ये जीरो से शुरू हुई। और वेरिएबल और फिक्स को ऐड करके बनाई हुई, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, फर्स्ट एट डिक्रीजिंग रेट देन एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, पहले इंक्रीज होएगी डिक्रीजिंग रेट पे, ऊपर जाके नीचे आ रही है ना, इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे, देन इंक्रीज होएगी इंक्रीजिंग रेट पे। देन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट।
ये जो लाइन है दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तीनों कॉस्टों को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि मार्जिनल क्या है, एक एडिशनल है, एडिशन है, तो वो तीनों में हो सकता है, इसलिए वो तीनों को कट कर रही है। मार्जिनल की शेप हमेशा यही रहेगी, किसी भी पॉइंट पे मार्जिनल की शेप यही रहती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज डिक्लाइनिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइनिंग, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन है और डिक्लाइन कर रही है ना, नीचे ही जा रही है, ऑलवेज डिक्लाइनिंग बोल रहे हैं। ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट declining at first, reach minimum, then increase at higher level of output। क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट डिक्लाइनिंग, रीच एट द मिनिमम पॉइंट, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, देन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। सेम टोटल के साथ है, फर्स्ट डिक्लाइनिंग, देन रीच एट मैक्सिमम, देन गो टू इंक्रीजिंग। marginal cost is greater increasing, marginal cost ATC and ABC at their minimum point। मार्जिनल अपने मिनिमम पॉइंट पे इन दोनों को काटेगी। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जब इन दोनों को कट कर रही है वो अपने मिनिमम लेवल पे है। ठीक है, वो मिनिमम लेवल पे अभी ऊपर जा रही है। देन प्रोडक्शन रूल्स क्या है फॉर द शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म यानी कि सारी कॉस्ट क्या है हमारी, वेरिएबल है। द लॉस कैन नॉट बी अवॉइड, लॉस जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता इस केस में। ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मिनिमम लॉस बाय नॉट प्रोड्यूसिंग, मिनिमम लॉस होता है इसमें ना प्रोड्यूस करने पर। लॉस किसके इक्वल होगा? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो लॉस किसके इक्वल है? फिक्स कॉस्ट के। देन वेरिएबल के केस में क्या है? लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता। लॉस, मिनिमम लॉस प्रोडक्शन से होगा, और द लॉस विल बी बिटवीन 0 टू AFC। ठीक है, जो लॉस होएगा ये यहाँ पे होएगा, बस इतनी सी जगह के अंदर अंदर होगा। देन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन डिसीजन, प्रोडक्शन जब करनी है तो वो डिसीजन कैसे लेना है? जो हमने बनाई थी टोटल और एवरेज, देन उसको कट करती हुई मार्जिन, यानी कि ये पॉइंट जो होगा वो मिनिमम, वो जो होगा वो मैक्सिमम का रेंज का होगा, इसलिए तो मैक्सिमम को देखते हुए फिर वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन लॉन्ग रन कॉस्ट, अब इसमें सारी की सारी वेरिएबल है। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इसमें यूज होगी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको प्लानिंग कर्व, एनवलप और स्केल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना, प्लानिंग कर्व, सेल कर्व और एनवलप। लॉन्ग टर्म के लिए क्या रूल्स है? कंटिन्यू करना है प्रोडक्शन, ठीक है, रुकना नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कम है टोटल कॉस्ट से, एक यूनिट की जितनी टोटल एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए उससे उसका सेलिंग प्राइस अगर कम है, तो हमें क्या होगा? कंटिन्यू लॉस होगा। ठीक है, एसेट क्या है? एलिमिनेट होंगे।
तो हमें सेलिंग प्राइस ज्यादा चाहिए हमारे टोटल कॉस्ट से। ये लॉन्ग टर्म का बना हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स बनाया हुआ है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल्स बनाया हुआ है, ठीक है। इधर को आते हैं, इधर को इधरली साइड पे आते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इधरली साइड आते हैं तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है? एडवांटेजेस, जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस फर्म को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा जो हमारे पास एडवांटेज होता है उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। और वही अगर इकोनॉमी कॉम्पिटिटर को हमसे ज्यादा है तो डिस इकोनॉमी हो गया, ठीक है। ठीक है, तो डिस इकोनॉमी क्या हुआ? इंटरनल इकोनॉमी, अंदर कुछ हैपन हो रहा है कंपनी में, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो अंदर डिस इकोनॉमी होगी। आउटर, अगर गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर रही है तो आउटर डिस इकोनॉमी होगी। हाँ जी, क्लियर है। कोस्ट, अब कोस्ट के कुछ और कंसेप्ट भी हैं जो हम यहाँ से क्लियर करते हैं। हाँ जी, फ्यूचर एंड पास्ट कोस्ट। फ्यूचर कॉस्ट कौन सी हुई? फ्यूचर कॉस्ट जो फ्यूचर में अकर होगी, ठीक है, फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट को फ्यूचर कॉस्ट बोलेंगे। और पास्ट कॉस्ट जो पास्ट में कॉस्ट हो चुकी है, जो पास्ट में पैसे लग चुके हैं उसको पास्ट कॉस्ट बोलेंगे। देन इंक्रीमेंटल एंड सब कॉस्ट। इंक्रीमेंटल एंड सब कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल डिफाइन एज द change in overall cost that result from particular decision being made. Incremental cost may include both fixed and variable. In the short term, increment cost will consist of variable cost, cost of additional labor, additional raw material, fuel, etc., which is the result of a new decision being taken by the firm. Since these costs can be avoided by not bringing about any change in the activity. Increment cost is also different in total cost resulting from the contemplated changes. They are also called different cost. हाँ जी, इंक्रीमेंट जो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंट बेसिस पे, यानी कि बढ़ता जाना, दैट इज इंक्रीमेंट कोस्ट। और सब कोस्ट क्या है? कोई भी चेंज को इफेक्ट नहीं करते। इंक्रीमेंट में क्या होगा? चेंज होगा, चेंज एक्सेप्टेबल होगा, इसमें कोई भी तरह का चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन प्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट एक चीज को बदलने के लिए जो दूसरी चीज आई है, ठीक है, एक चीज को बदल के दूसरी चीज आई है, उस पुरानी चीज को बदलने में जितना अमाउंट खर्च हुआ, ठीक है, कुछ नया बनाया नहीं है, अभी अभी उस पुरानी चीज को बेचा है, रिप्लेस किया है, नई कुछ लेके आए हैं नया, तो उसको रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? मान लो मैं इक्विपमेंट लेके आई हूँ, कोई पुराना बेच के नया लिया, तो नया लाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आएगी नई, ठीक है, उसको इंस्टॉल कराने में इंस्टॉलमेंट कॉस्ट भी आएगी, तो वो किस में आएगा? सारा वो रिप्लेसमेंट में आएगा। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जो इन द हिस्ट्री में अकर हुई है, ठीक है, इन द पास्ट जो अकर हुई है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। या फिर अगर हम बोलें कि मान लो अगर हम स्कूटर की बात करें या कार की बात करें, तो 5 साल पहले कार कितने की थी?
कम थी ना, मैं इतनी, मैं लाख की लगा लूं, 1 लाख की थी। अब वही कार 4 लाख की है, कम से कम 4-5 लाख की। तो ये क्या है, पुरानी, जब हम बात करें तो वो हिस्ट्री कॉस्ट होती है। ठीक है, जब हम बात करें कि मेरे टाइम में 1 लाख की थी, तो मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। देन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, imputed cost. Explicit cost क्या है, those expenses which are actually paid by the firm. These costs appear in the accounting. They go unrecognized by the occupation hand. हाँ जी, समझ में आया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, जो एक्चुअल में पेड होनी है। ठीक है, हुई नहीं है लेकिन होनी है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जल्दी जाने वाला है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जिसकी थ्रेटिकल डेफिनेशन है, थ्रेटिकली लिखा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये इतना जाने ही जाने। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्रूअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट यानी कि उस प्रोडक्ट की असली में कीमत कितने की है, असली में वो चीज है कितने की, तो वो हो गया उसका एक्चुअल कॉस्ट। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जैसे कि मान लो एक पीएन है, ठीक है, उसके पास 2 जॉब है, एक 7,000 वाली, एक 8,000 वाली। ठीक है, तो आप बताओ वो कौन सी कोस्ट को रिकमेंड करेगा, वो कौन सी कोस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्लिसिट।
हाँ जी सेम है। अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग व्हीट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस पोटैटोज विद द सेम फैक्टर। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ व्हीट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ द पोटैटो। एक फार्मर है वो व्हीट उगा रहा है और पोटैटो, ठीक है, सेम फैक्टर्स पे, सेम बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो या तो व्हीट उगाए या फिर पोटैटो, ये उसकी अब मर्जी है, ठीक है। नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है जो सेपरेट की जा सके, यानी कि जो मनी की टर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, और इनडायरेक्ट कौन सी है जो सेपरेट नहीं की जा सकती, ठीक है, उस यूनिट से, उस प्रोडक्ट से सेपरेट या अलग नहीं की जा सकती। शॉर्ट डाउन एंड अबंडमेंट। शॉर्ट डाउन क्या है? कोस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी incurred when the production operation are suspended and will be necessary if the product operation continues। ठीक है, एकदम से शट डाउन आ गया, ठीक है, शट डाउन आ गया तो मतलब काम बंद करना पड़ रहा है, ठप करना पड़ रहा है, तो उस टाइम भी कॉस्ट इंकर्ड होगी, तो उसको बियर करने के लिए भी हमें कॉस्ट चाहिए। फिक्स वेरिएबल हमने पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी पढ़ लिया। इसके फॉर्मूलाज भी पढ़ लिए। और तो मार्जिनल कॉस्ट है क्या? टोटल कॉस्ट में एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ nth प्रोडक्ट माइनस में से उसका प्रीवियस प्रोडक्ट का माइनस कर देंगे। ऐसे निकालते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करके। 100 और 120 दिया होता है टोटल कॉस्ट, तो 120 में से 100 माइनस करके 20 इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो ये ऐसे ही निकाल, nth प्रोडक्ट और nth माइनस 1 दोनों का डिफरेंस। ये देखो, टोटल कॉस्ट मार्जिनल निकालनी है तो n, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n का 1, यानी कि ये n टर्म है और ये n का, ये nth टर्म है और ये nth का 1th टर्म है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ गया, फिर 550 में से 13, ऐसे ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ। nth और nth में से उसकी पिछली एक टर्म माइनस, ठीक है, ये n है और ये इसकी nth माइनस 1, मतलब n में से एक कम, ये nth माइनस 1 टर्म है और ये nth टर्म है। देन ये रिलेशन बताया हुआ है, हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या, मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है? सबसे पहले इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट रीच टू द मैक्सिमम एंड देन इंक्रीजिंग, ठीक है, पहले डिक्रीज फिर मैक्सिमम फिर इंक्रीज, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या करती है? पहले इंक्रीज देन डिक्रीज देन मूव टू द नेगेटिव। एवरेज प्रोडक्शन क्या करती है? पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। ये उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल सेम बने हुए हैं, ऑपोजिट बने हुए हैं। ये एम में भी एम भी मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप बताया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज कट एवरेज कॉस्ट, ठीक है, कट करती है मैक्सिमम पे, और उसके बाद मार्जिन ऊपर जाने लगती है, एवरेज भी ऊपर जाने लगती है। लॉन्ग टर्म में क्या है? एवरेज कॉस्ट पहले इंक्रीज हो रही है, देन इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे, पहले इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, देन डिक्रीजिंग रेट पे। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन एंड पॉइंट ऑफ किंग लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी हमने पढ़ लिया। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है? कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला हुआ है जो प्रोडक्शन
इंडस्ट्री को वो, और जो डिसएडवांटेज है वो डिसइकोनॉमी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? ठीक है, वो पॉइंट जहां पे मतलब इंक्रीजिंग का मैक्सिमम पहुंच गया, अब वो डिक्रीजिंग पे जाएगी। और वो पॉइंट जहां पे वापस इंक्रीज उसने पिक कर लिया, वो पॉइंट है किंक का। ठीक है, किंक आ गया, एक किंक आ गया, यानी कि एक पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहां से उसने वापस अपवर्ड पकड़ लिया, यहाँ पे आके वो स्टेट हो गई, तो वो पॉइंट हो गया इन्फ्लेक्शन का। लिंक बताता है टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस 10 रुपए है, क्वांटिटी 100 है, तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो 100 × 10 दैट इज 1000, वो आ गया हमारा रिवेन्यू। अब एवरेज रिवेन्यू निकालना है, तो टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो एक एक प्रोडक्ट की कीमत आ जाएगी, उसको बोलेंगे एवरेज रिवेन्यू। मार्जिनल निकालना है, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जितना जितना चेंज आया उन दोनों चेंज को डिवाइड कर दो। MR एंड TR का रिलेशन ये क्या है, कनकेव। टोटल रेवेन्यू ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, मैक्सिमम होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, और MP कैसे जाती है, ऊपर से नीचे की ओर। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर। ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, मार्जिनल हमेशा एवरेज से नीचे ही रहेगी। ठीक है, मार्जिनल एक्स्ट्रा है ना 1 यूनिट, तो मार्जिनल हमेशा एवरेज से नीचे ही रहेगी। चैप्टर 9 कंप्लीट। इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ लिया हमने, डिस इकोनॉमी भी पढ़ लिया हमने। ये एक पॉइंट है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि जितना पैसा लग रहा है उतना ही प्रॉफिट बन रहा है, तो इसमें क्या है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। रेवेन्यू और कॉस्ट पढ़ रहे थे हम। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कॉस्ट 0 से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में कुछ पार्ट क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड F से। और रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट है, वो 0 से भी हो सकता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो प्रॉफिट जो है पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता 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 मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम के पहुंचने के बाद वो क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, डिक्रीजिंग स्टेट पे। ठीक है, आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, दैट इज कोस्ट। चैप्टर 10 विल बी कंटिन्यू टुमारो।